अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज दो मौज़ूआत जो आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं उन पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके बारे में कानून क्या कहता है। एक तो बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो ऑनरेबल जस्टिस थे, अब जाहिर है उनको काम से रोक दिया गया है, एक स्टे ऑर्डर मौजूद है जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी साहब को, उन्हें बतौर जज काम करने से क्यों रोका गया। एक रिट जिसे हम कानून की ज़बान में कोवरंटो की रिट कहते हैं, वो क्या होती है, क्या और जो हमारा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है आइन की अगर कुछ मखसूस शिकें ये जाहिर करती हैं कि जनाब अगर किसी जज को आपने हटाना है तो उसके लिए पूरा ज़ाब्ता है, उसको बालाए ताक रखते हुए किस तरह से एक जो ऑनरेबल जज है वो किसी दूसरे ऑनरेबल जज के मुतल्लिक जो है वो रिट जारी कर सकते हैं। ये एक बड़ा कानूनी नुक्ता है जिसके बारे में आम चहमगोइयाँ तो है ही, लेकिन बार रूम के अंदर भी ये डिस्कशन जो है वो ज़ेर बहस रहती है। और दूसरा हम बात करेंगे कि एंटी हरासमेंट कमेटी जो है उसको डिफंक्ट कर दिया गया। ईमान मिजारी ने एक एप्लीकेशन दी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर साहब ने हरासमेंट जो है वो उनसे सरजद हुई है बैना तौर पर, और एक कमेटी जो है वो बना दी गई, उसको डिफंक्ट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों कर किया, क्या कानूनी इख्तियार है, कौन सा कानून जो है लागू होता है। और तीसरा ये कि आज 5 ऑनरेबल जजेस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो तैनात हैं उनको वो जो खुद चल कर गए हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बतौर साइल उन्होंने कुछ पिटिशन फाइल की। मामला आपस में इंटरलिंक भी हैं, कुछ इसके अंदर जो है वो चीज़ें कॉमन भी हैं। तीनों मौज़ूआत पर बात करेंगे और इनका जानने के बारे जिनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का मैं तारुफ करवाता चलूँ, मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है चौधरी फैसल नवाज साहब ने, एडवोकेट हाई कोर्ट है, आप बेशुमार दफ़ा आईने मेरे प्रोग्राम में पहले भी देख चुके हैं, कानून और आइन पर अच्छी एक गिरफ्त रखते हैं और हम एक खास टर्म इस्तेमाल करते हैं लीगल एक्यूमेन, वो भी इनके पास मौजूद है और इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। और साथ ही साथ मुझे ज्वाइन करेंगे मियाँ मोहम्मद नईम अख्तर, एडवोकेट हाई कोर्ट है, इनकी भी आप बेशुमार दफ़ा गुफ्तगू सुन चुके हैं, अच्छा और गहरा एक तजिया करते हैं, इनको भी मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। और साथ ही साथ मोहम्मद अली भट्ट साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट है, कंपैरेटिवली यंग लॉयर, लेकिन एक बारीक बिनी से चीज़ों का जो है वो जायज़ा लेते हैं, इनकी मौजूदगी का भी फ़ायदा उठाऊँगा। मैं फैसल बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहूँगा और साथ ही साथ गुफ्तगू का आगाज़ भी आपसे करना चाहूँगा। और पहला मौजू जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तारिक महमूद जंगीरी साहब, उनको जो है वो रोक दिया गया काम करने से, ये शायद अनप्रेसिडेंटेड है, क्या इसके बारे में कानून है। कहा यह जाता है कि हमारे एक आइन के अंदर ये दर्ज है, अगर किसी जज को आपने मनसब से हटाना है या उसके मुतल्लिक कोई उसके कंडक्ट के मुतल्लिक कोई शिकायत करनी है तो आपकी स्पेशल प्रोविजन मौजूद है जो कि गालिबन जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ इशारा करती है। तो ये क्या अनप्रेसिडेंटेड है, किस तरह से देखते हैं सारे मामले को? थैंक यू वेरी मच भट्ट साहब फॉर हैविंग मी हियर। बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज हैं आज के सारे और ये इंतहाई सेंसिटिव मैटर है और इस सेंसिटिविटी को सामने रखते हुए इसके ऊपर जो है ना वो ख्यालात का इजहार भी करना चाहिए। और जब ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो तमाम जो इदारे हैं उनको इसको मलूज़े खातिर रखना चाहिए। मैं इस बात का कायल हूँ कि एक जो इंस्टीट्यूशनल सैंक्टिटी है उसको हमेशा बहाल रहना चाहिए। अदलिया एक बहुत मुअज़्ज़ज़ इदारा है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में पिलर ऑफ द स्टेट है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चुनाचे जिनका काम है कि वो इंसाफ की फराहमी करें, लोगों को इंसाफ दें, तो उस इदारे को खुद जो है ना वो तज़हीक का निशाना नहीं बनना चाहिए। हत्तुल इम्कान कोशिश करनी चाहिए आपको कि आप अपने इदारे की सैंक्टिटी को और जजेस की सैंक्टिटी को जितना प्रोटेक्ट कर सकें करें, क्योंकि अगर हम ये नहीं करते तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस बाद में आने वाले वक्त और हालात की वजह से फेस करने पड़ते हैं। सो हैविंग सेड दैट, आपने बिल्कुल बात ठीक की कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौजूद है और उसका एक स्पेसिफिक रोल है और वो रोल जजेस जो हैं आला अदलिया के उनके गिर्द घूमता है। अगर इस तरह की कोई बात सामने आ गई थी जो जहांगीरी साहब के केस में आई है, सो मेरा ख्याल है कि कानूनी तकाजों के मुताबिक तो उसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए था, पहले उसे इंटरनली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए था और फिर उसके बाद मामला पब्लिकली सामने आने चाहिए थे। और एक अप्रोच करने का थोड़ा बेहतर तरीका शायद ये भी हो सकता था कि इस तरह की कोई दरख्वास्त आती और उनसे ऑफ द रिकॉर्ड रिक्वेस्ट कर ली जाती और उन्हें कहा जाता कि सर जब तक ये मामला चल रहा है
आप कोर्ट होल्ड ना करें। ठीक 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 है, अब ये एक एंगल है। और फिर आर्टिकल 199 के तहत क्या हाई कोर्ट ये रिट इशू कर भी सकती है, इसके अपने लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात इसलिए भी नहीं करना चाहूंगा कि मैटर सबजुडिस हो चुका है। और जो मैंने अखबार के तराशों में देखा है कि हमारे एक बहुत ही सीनियर और काबिल एहतराम वकील जो हैं, उसमें एमाइकस उनको बना दिया गया है जनाब अशतर औसाफ साहब को। जी, जी। वो ना सिर्फ मेरे उस्ताद हैं बल्कि पाकिस्तान के नंबर 1 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं। 9 दफा उनकी गाड़ी पे झंडा रहा है, 2 दफा वो अटॉर्नी जनरल रहे हैं इस मुल्क के। सो ना सिर्फ वो कानूनी मामलात को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं बल्कि वो सियासी मामलात को भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बिकॉज वो उन पावर कॉरिडोर्स का हिस्सा रहे हुए हैं। सो उनको माइकस बनाना एक इंतहाई खुशाइन कदम है एक तरफ अगर देखा जाए। ठीक ठीक मगर ऑन दी अदर हैंड एक जज साहब जो कि जाहिर है कोई 15-18 साल उन्होंने वकालत की होगी, फिर वो 2020 में एलिवेट हुए, उससे पहले वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी रहे। सो ये मुमकिन नहीं नजर आ रहा कि इतना ओवर जिसे कहते हैं सी हो गया वो सिस्टम कि इतनी दफा स्क्रूटनी होती है डॉक्यूमेंट्स की, और ये किस तरह से पॉसिबल है। ये तो जिसे कहते हैं अपॉइंटमेंट प्रोसेस के ऊपर भी फिर क्वेश्चंस उठ जाएंगे। सो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा शायद जल्दबाजी से काम लिया गया है और ये थोड़ा सा बैकफुट पे इस चीज को देखना चाहिए था और थोड़ा ज्यादा मुहतात तरीके से इसको हैंडल करने की जरूरत थी। मुहतात तरीके से पॉइंट आ गया। मैं आपकी तरफ आऊंगा मियां साहब, आप भी मामला को देख रहे हैं, आपके सामने है सारा। जो बुनियादी नुकता आ रहा है वो ये आ रहा है कि अब ये मामला चल पड़ेगा और एक ऐसा जो है वो एक बेरब्त जो है वो आ जाएगा कि अगर आपने एक ऑनरेबल जज को ये अलाउ कर दिया कि वो दूसरे ऑनरेबल जज के खिलाफ रिट इशू कर सके, कि यानी कि वो अपने ही जो है वो एसोसिएट अपने ही कुलीग के खिलाफ रिट जारी करे, ये तो बड़ा एस्टैब्लिश प्रिंसिपल था। फिर ये कि उसके ऊपर ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो गालिबन 2 बेंच जो डिविजनल बेंच के ऊपर था उन्होंने स्टे ही ग्रांट कर दिया, ये भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है। जी बिल्कुल, ये अनप्रेसिडेंटेड चीज है। इससे पहले इम्प्लाइड सेंस में जो है वो स्टे बाकायदा किसी कोर्ट का तो नहीं होता था, लेकिन हमने देखा कि खास तौर पे ऑनरेबल जज काजी फायद ईसा साहब की जो है वो उनको काम से कोई रोका तो नहीं गया था कोई स्पेसिफिक किसी ऑर्डर के तहत, लेकिन उनसे जो है वो जुडिशियल वर्क जो है वो वापस ले लिया गया था। वो सुप्रीम कोर्ट में आते तो थे लेकिन चैम्बर वर्क करते थे, उनकी कोई हियरिंग नहीं होती थी, कोई कोर्ट वर्क उनको नहीं दिया गया था। तो इम्प्लाइड सेंस में उस वक्त भी जो है वो एक स्टे ऑर्डर जो था वो मौजूद था, लेकिन बाकायदा किसी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने या किसी अदालत ने बाकायदा जारी नहीं किया था। इसी तरह से हमने देखा शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के केस में भी उनसे भी जुडिशियल वर्क जो है वो कुछ अर्सा के लिए ले लिया गया जब तक उनका मैटर पेंडिंग था। लेकिन अब की बार जो है ये एक बड़ा स्पेसिफिक ऑर्डर हुआ, जैसे फैसल साहब ने ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली चीजें कही हैं। ये अब रिट ऑफ कोवरेंटो में जो है वो जुरिस्डिक्शन देखना पड़ेगी कि जब एक स्पेसिफिक आपके पास फोरम मौजूद है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का, जो भी कोई मैटर है किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ कोई भी मामला है, तो उसके 209 की क्लॉज जो 5 है उसकी क्लॉज फर्दर आगे बी के तहत में अगर कोई उनका कोई ऐसा रिकॉर्ड, कोई एकेडमिक रिकॉर्ड में कोई मसला है, को आपको जो है वो लगता है कि उसमें कोई ऐसी चीज हो सकती है यह है, तो आपने उसको मिसकंडक्ट की डेफिनेशन में लेके सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रेफर करना था। और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो थी वो एम्पावर्ड है कि वो मुकम्मल तौर पे इसकी स्क्रूटनी करती, वो अदारों को बुला सकती थी, वो रिकॉर्ड तलब कर सकती थी और उसके बाद वो एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी करने के बाद वो फैसला दे सकती थी। हाँ, किसी को काम से रोकने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास भी था। ठीक, अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में या तो कोई भी वो खुद भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जुरिस्डिक्शन अज्यूम कर सकती है या किसी ना किसी जो है वो रेफरेंस के जरिए भी कर सकती है। हमने माजी में देखा, ये रिसेंट पिछले 1.5 साल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस साहब को जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से जो है वो उनको निकाला गया, बल्कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो उसके बाद उनको जो है वो कर दिया गया। तो मेरा ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा जो ये डीबी का जो फैसला है डिवीजनल बेंच का, ये अप टू दी मार्क मुझे भी नहीं लगता कि ये जल्दबाजी की गई। कम से कम उसमें नोटिस कर दिए जाते या उनसे एक जैसे पहले एक तरीका था कि इंप्लाइड सेंस में कोर्ट वर्क जो है वो कम कर दिया जाता उनका। आप उनको किसी बेंच का कोई स्पेसिफिक का बहुत ज्यादा हिस्सा ना बनाते,
तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा इससे भी बेहतर काम होता। हो सकता था। पॉइंट आ गया अली, आपने दोनों सीनियर हमारे जो है उनकी बात भी सुनी। मेरा आपसे बड़ा एक बुनियादी सवाल है, जाहिर है अब नए तो आप हैं लेकिन जाहिर है आप वकालत भी कर रहे हैं, ये बताइए कि कितना ज़रूरी है इदारों को भी आप जो है इसके अंदर लाएं कि भाई एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट आपकी जिम्मेदारी जो थी वो आपने नहीं की। अब अगर ये साबित हो रहा है कि तारिक जहांगीरी साहब की डिग्री जो है अगर वो ठीक नहीं थी, तो क्या उस वक्त इदारों, कौन सा इदारा है जो स्क्रूटनाइज करता है और उसने क्यों ये सरफे नज़र किया? और बाद में जाहिर है अवाम जो आपसे सवाल पूछती है कि भाई आप एक ऐसे शख्स से हमारे फैसले करवाते रहे कि जो आप खुद कह रहे हैं कि वो काबिल नहीं था, जो भी हो उसका मामला, लेकिन एक ऑब्जेक्शन तो सामने आ रही है। आप समझते हैं कि इदारों को भी इसके अंदर तनकीद बनती है उनके ऊपर? बिस्मिल्लाह, आपने बजा फरमाया है, बिल्कुल सही है। जब किसी की अपॉइंटमेंट है आपने तब देखना है कि आया ये बंदा इस सीट के काबिल है या नहीं है। यहाँ पे तो सवाल उठ रहा है कि उनकी डिग्री जो है खुदा ना खास्ता वो जाली निकल रही है। मसला अब ये है कि हमारे इदारे कर क्या रहे हैं। मेरे सीनियर ने बिल्कुल सही बात कही है कि एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक इदारा है जो तमाम जजों को देखती है, उनके खिलाफ कोई मामला हैं या उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं वो सारी ये इदारे हल करते हैं। आज से पहले कोई नज़ीर हमें मिली ऐसी कि कभी किसी एक कुलीग ने, एक जज ने दूसरे जज के खिलाफ रिट को एक्सेप्ट करते हुए उसके खिलाफ जारी कर दिया और कि ये काम से रोक दिया जाए? क्या इस जज को नहीं चाहिए था कि वो कहते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही इस चीज़ का फैसला करेगी कि आया ये जज को काम से रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए? ये नई नई मिसालें जो हमारे माशरे में बन रही है वो इदारों के खिलाफ भी आप देखें कि बदनामी का बायस बनती हैं। लोग बातें करते हैं, उंगली उठाते हैं कि इनके इदारे में अंदर ही मामला खराब है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा माशरा आगे देखे कितनी पस्तगी की तरफ जा रहा है, मामला इतने खराब है, जिस इदारे को उठा ले उस पर तनकीद की जा रही है। एक ये वाहिद इदारा तो था जिसके ऊपर ये कहा जाता था कि यार ये हमें एक इंसाफ फराहम करते हैं, जो माशरे को पकड़े हुए हैं, माशरे को बढ़ा रहे हैं, इसमें एजुकेट कर रहे हैं, इंसाफ की फराहमी दे रहे हैं। अगर सीधा इस इदारे में भी आपस में इस तरह मामला होंगे तो हमारा मुल्क कहाँ जाएगा? ठीक है, पॉइंट आया। मैं फैसल आपकी तरफ आऊंगा। अली ने भी वही बात की, मियां साहब ने भी बात की। अब एक जो मामला है कि तारिक जहांगीरी साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने आज एक पिटिशन फाइल कर दी है, गालबन इसी स्टे ऑर्डर को वो चैलेंज करेंगे। तो क्या इसके अंदर फिर मामला यही आएगा कि आपने खुद ही सरेंडर कर दिया, आपने जो 209 की कार्रवाई है उसको आपने साइड पे रख दिया, आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं जाना चाहते थे, या आप समझते हैं कि लीगली अच्छा और ठीक स्टेप है? देखें बट साहब, इशू ये है कि जब पहला स्टेप रॉन्ग डायरेक्शन में फॉर एग्जांपल अगर ले लिया गया है जी, तो फिर उसके फॉलो थ्रू में आपको उस चीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। क्योंकि अब अगर वो इस डिसीजन को चैलेंज नहीं करते तो, और दूसरी तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर उस पर आज खुद नोटिस नहीं लेती या इंटरवीन नहीं करती या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर एज अ सुप्रीम कोर्ट नहीं आती या एज अ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं आती, तो वो ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर जाएगा। ठीक है। सो बेशक अब ये सही या गलत एक ऑर्डर जब आ जाता है फील्ड में, हम डे इन डे आउट ये काम करते हैं अदालत में कि हम उन ऑर्डर्स को चैलेंज करते हैं, वरना बेशक एक रॉन्ग ऑर्डर हो, अगर वो अनचैलेंज रहे तो वो फाइनलिटी अटेन कर जाता है और वो रॉन्ग ऑर्डर जो है वो प्रिवेल करता है। सो अब चूंकि एक स्टेप लिया गया ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से 2 मेंबर बेंच ने, सो मुझे ये लगता है कि ऑनरेबल जज के पास इसके अलावा चारा कोई नहीं रह गया था जब तक अनलेस एंड अनटिल के कोई और प्रोसीडिंग स्टार्ट ना हो कि वो इसको चैलेंज करते। सो चुनाचे वन स्टेप टेकन हैज टू बी फॉलोड बाय अनदर स्टेप, वेदर इट्स इन द राइट डायरेक्शन और इन द रॉन्ग डायरेक्शन। अच्छा, अब यहां पर एक सवाल और जो मेरे दोनों मोअज़्ज़ज़ वकला साहिबान ने भी जिसकी तरफ इशारा किया है, और हम इस बात को एक और एंगल से भी देखें कि ये अभी सर्टेन नहीं है कि जहांगीरी साहब की डिग्री में कोई मसला है या नहीं है। देयर इज एवरी चांस कि आप रीचेक करें सिस्टम को और सब कुछ ठीक निकले। हमने 12 दफा यूनिवर्सिटीज के रिकॉर्ड के अंदर जो है वो गलतियां देखी हैं, मैनिपुलेशंस हुई भी देखी हैं, चीजों को ओवरलुक हुए भी देखा है। अब आज अगर 30 या 40 साल उनको लॉ प्रैक्टिस करते हो गए हैं और उस वक्त कौन सा बच्चा इनरोल हुआ नहीं हुआ, डबल रोल नंबर क्यों इशू हो गया, क्यों कट गया, हमने अपने दोस्तों में भी देखा, किसी ने यहां रजिस्ट्रेशन कराई, फिर वहां करा ली, फिर छोड़ के चला गया, फिर वापस आ गया। सो मेरा ये ख्याल है कि ये थोड़ा सा हम जिसे कहते हैं ज्यादा आगे चले गए हैं। एक बिल्कुल अभी इनिशियल बात थी, इसकी बिल्कुल अंडर द कवर इंक्वायरी पहले होनी चाहिए थी, और अगर मामलात में कोई संजीदगी थी तो फिर इसको ओवर द सरफेस आना चाहिए था। मैं फिर वही बात करूंगा कि जो इंस्टीट्यूशनल सैंक्टिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने मुस्तकबिल
माजी करीब में देखा कि जब एक बहुत अहम कौमी इदारे की इंटेग्रिटी और सैंक्टिटी की परवाह नहीं की गई तो हमने किस किस्म के जो है ना वो मसाइल फेस किए। ठीक। और फिर वो वही कौमी इदारा है जिसने जब आपके ऊपर शब की तारीकी में हमला होता है और वो आपको हिफाजत फराहम करता है, और आज उसी कौमी इदारे की वजह से हम नेशनली और इंटरनेशनली सुरखरू हो रहे हैं, जिसमें रिसेंट एग्जांपल सऊदीया और पाकिस्तान का ये डिफेंस पैक्ट है। सो और अगर हम इसमें थोड़ा और पीछे तारीख में जाएं, क्योंकि मैंने 1973 की कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स भी इन डिटेल पढ़ी हैं, जिस वक्त ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सानेहा था जो कि 1971 का ईस्ट पाकिस्तान का डिबैकल था, और उसमें भी यही चीज नजर आई कि जब आप इंस्टीट्यूशनल सैंक्टिटी को खराब करते हैं तो चीजें बहुत ज्यादा बिगाड़ की तरफ जाती हैं, और जो इवेंचुअली माशरती बिगाड़ की वजह बनती हैं। ठीक ठीक। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें तारीख से सबक सीखना चाहिए, हमें जो है वो इन अ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट काम करना चाहिए, इन अ लार्जर नेशनल इंटरेस्ट काम करना चाहिए, और हमें ये सारी चीजें सामने रखकर कदम उठाने चाहिए। ये सारी फिर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस को जो है ना इनवाइट करते हैं, सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस को इनवाइट करती हैं। मैं आपकी तरफ आऊंगा। ये सब बात ये है कि एक ये भी आर्गुमेंट है कि जनाब एक ऑनरेबल जज पर जब कोई इल्जाम लगे, कोई बात हो, कोई उंगली उठे, तो उनको खुद ही फॉर द टाइम बीइंग साइड पे हट जाना चाहिए। लेकिन जब उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाए तो वो कहते हैं भाई ये एक स्टिग्मा है, अगर मैं इसके लिए कोई एफर्ट नहीं करता, मैं नहीं काम करना चाहता, लेकिन मैं कम से कम अपने केस को कंटेस्ट तो करूं, क्योंकि मैं उसके साथ फिर सारी उम्र जो है जुड़ा रहूंगा। अगर मैंने प्रूव ना किया तो लोग कहेंगे जी आपने उसको चैलेंज नहीं किया। तो क्या करना चाहिए एक ऑनरेबल जज को? बड़ी एक मुश्किल जॉब होती है उसके लिए। जज साहब ने जो इसको चैलेंज किया बिल्कुल ठीक किया। जज साहब का फौरी तौर पे यही बनता था। उन्होंने एपलेट कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट को रिज्यू किया है इस हवाले से। अब सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वो इस केस की समाअत जो करेगा उसको नंबर वगैरह अपील को लग गया है। तो मेरा ख्याल है कि जज साहब ने रेमेडी तो ठीक अवेल कर ली है। अब जो अगली बात है कि क्या जज साहब को साइड पे खुद हो जाना चाहिए था, तो ये एक आइडियल सिचुएशन है हमारे मुआशरे की। हमने माजी में भी देखा, हमारी अदलिया पिछले चंद सालों से जो है पोलराइजेशन का शिकार है। जजेस में एक वाज़ेह ग्रुप बंदी है। हम बड़े मायूस हैं इस हवाले से, वो हाई कोर्ट्स हो वो सुप्रीम कोर्ट्स हो, एक बड़ी एक डिवीजन जो है वो इस वक्त मौजूद है, और एक लाइन जो है वो ड्रा कर ली गई है जज साहबान ने अपने साथी जजेस के बारे में। अब जज साहब को जो है वो जब ये मैटर आया तो जैसे फैसल साहब ने कहा कि उनको बुला के चीफ जस्टिस को चाहिए था कि उनको ये कह सकते थे कि फॉर द टाइम बीइंग जो है वो हम आपसे जुडिशियल वर्क नहीं करवाएंगे, आप चैम्बर वर्क करें। और मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि माजी में इसकी मिसालें मौजूद हैं, लेकिन एक पिटीशन आई, पिटीशन उसके ऊपर जो है वो रेट के ऊपर जो है वो जारी करते हुए ऑर्डर, उनको रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास कर दिया गया। अब ये रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जो है ये इटसेल्फ इसकी कोई कुछ सेंस जो है वो कोई प्रेमाशाही नहीं बनती, क्योंकि वो उस वक्त हो सकता है जब चीजें प्रेमाशाही साबित हो जाएं कि ये एक जो है वो जाली या इनवैलिड डिग्री के हवाले से एक सफिशिएंट मटेरियल मौजूद है जिसकी बुनियाद पे जो है ये। फिर भी अगर मैटर को आया था तो मैं समझता था कि रिट जुरिस्डिक्शन में भी जो कंप्लेनेंट था या जो पिटिशनर था आपके सामने, आप उसको कह सकते थे कि आप मुतलका फोरम, हम रोज हाई कोर्ट में देखते हैं कि हम कोर्ट में जो है वो अपनी पिटिशन लेकर जाते हैं, कोर्ट हमें कहते हैं भी आपका ये फोरम नहीं है, आप रेलिवेंट फोरम जो है वो कंपिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ से या जो भी फोरम है उसको अवेल करें और उसके ऊपर जाके अपने रिड्रेसल के लिए जाएं। तो मेरा ख्याल है कि अगर तो हम सिर्फ लॉ की बात करें और लॉ के ऊपर उसकी सेंस को देखें, तो मैं तो बड़ा इस बात में समझता हूं, क्लियर हूं कि ये 209 की जो है वो कार्रवाई थी और उसके अंदर तमाम इख्तियारात थे। उसमें जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल हर तरह की चीजें देख सकती थी। ठीक, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जिस तरह नईम ने कहा, पूरी दुनिया में हमने देखा है कि जब कोई इल्जाम लगे, कोई वाकया हो जाए, तो लोग वक्ती तौर पे जो है ना अपनी कुर्सी से या साइड पे हो जाते हैं या साइलेंट हो जाते हैं। अब जाहिर है ये कोई सियासी पोजीशन तो थी नहीं, कोई मिनिस्ट्री नहीं थी कि बंदा रिजाइन कर दे और एमएनए रह जाए। सो मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल अगर जज साहब से गोशगुजार किया जाता कि इस तरह का मामला सामने आया है तो उन्हें भी ग्रेसफुली
जो है वो बिल्कुल जुडिशियल वर्क रोक देना चाहिए था। ठीक। और उसके बाद बिल्कुल उन्हें अपराइटली आना चाहिए था कि जी तहकीकात करें और चीजों को देखें। माजी में भी जब मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के असासों के बारे में बात हुई, जब वो हाई कोर्ट के जज थे, तो उन्होंने अपने सारे असासे जो है वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिए, डिक्लेयर कर दिए। मुझे असल में आपकी बात भी कंटिन्यू कीजिएगा, मेरा एक एडिशनल आप जो है वो सवाल ले लें। वो ये कि ऑनरेबल जज की जो पोजीशन है बड़ी फ्रजाइल होती है, वो अगर हम उसके ऊपर तलवार और इस तरह की मिसालें रखेंगे कि जनाब आपकी डिग्री का भी चैलेंज हो सकती है, आपका फलां इशू निकल आएगा, तो हम अदलिया को किस तरफ लेके जा रहे हैं? देखें जी, जज बनना वैसे एक मुश्किल काम है। कुरान चलो कोई आ ही गया बेचारा शरीफ, कुरान में इतनी जगह पर इंसाफ करने का हुक्म है जी। और अगर नमाज के साथ हर जगह पे अदल इंसाफ की बात है और ये कहा गया कि इंसाफ करो भले करीबी ही क्यों ना हो, सो इसका मतलब ये है कि ये एक मुश्किल काम है। ठीक। सो आप जब जज बन रहे हैं या जज बनने के बाद आपको बिल्कुल इस बात का इदराक होना चाहिए कि ये कोई आसान काम नहीं है। मुश्किलात हैं, मुश्किलात आएंगी, आपने इन मुश्किलात को ओवरकम करना है। मगर बिल्कुल ये बात आपकी ठीक है कि क्योंकि जज की जो होता है वो एक काबिल इज्जत होता है, एक ऑनरेबल पोजीशन है। सो उस चीज को मलूज़े खातिर रखते हुए सारे जो है ना वो मामलात होने चाहिए थे। अगर फर्ज करें इन सारी तहकीकात के बाद ये बात साबित होती है कि ये इल्जाम बिल्कुल झूठा था, डिग्री बिल्कुल ठीक है, तो जो जज साहब को रेपुटेशनल डैमेज हुआ वो तो हुआ, उसका तो शायद वो डैमेजेस का कोई सूट फाइल करके कंपनसेट हो सकते हैं, मगर जो जुडिशरी के इंस्टीट्यूशन को रेपुटेशनल डैमेज हो गया वो इर्रिपेरेबल हो गया। सो ये बातें भी सारी मलूज़े खातिर रखनी चाहिए। जिस तरह मैंने शुरू में बात की थी कि हमें बहुत जो है वो समझदारी से और फूंक फूंक के कदम उठाने की जरूरत है। इस तरह के मामलात में थोड़ा सा बैकफुट पे चीजों को देखना चाहिए और पहले तहकीक कर लेनी चाहिए, उसके बाद प्रोसीड करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि जो हाई एंड मैटर्स हैं इनमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम थोड़ा सा ज्यादा जो है वो सेंसिटिविटी दिखाएं। पॉइंट आया। मैं मियां साहब आपकी तरफ आऊंगा। अब बात यह कि इतना ये आसान हो गया कि अगर आपका मेरा कोई जो है वो राइवलरी आ गई है या कोई बात गलत हो गई है तो मैं आपकी डिग्री चैलेंज कर दूं, आप मेरी कर दें। सवाल मेरा ये है कि इदारे मजबूत क्यों नहीं है और क्यों कर इसको नहीं किया जा रहा। ये पहली दफ़ा नहीं है, ऑनरेबल जज का शायद पहली दफ़ा हो, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जो लॉयर्स हैं जो पॉलिटिक्स के अंदर हैं उनकी भी आए दिन डिग्रियाँ जो है वो इस तरह से चैलेंज होती हैं। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कोई रिकॉर्ड सिस्टम हमारा बेहतर होना चाहिए? किस तरह कोई आपके ज़हन में तजवीज़ है? ये जो डिग्री वाला वर्षा मामला है इसको एज ए टूल जो है वो एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है और मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती है हमारे, क्योंकि सिस्टमेटिक चीज़ें नहीं हैं, हमारे अदारे सिस्टमेटिक नहीं है, कोई ऐसा इंतज़ाम मौजूद नहीं है, कोई ऐसा रिकॉर्ड को प्रिजर्व करने वाला जो वो सिस्टम मौजूद नहीं है जहाँ पे हम कह सकें कि जहाँ पे जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वो सिक्योर है और किसी की उस तक एक्सेस नहीं है, उसको कोई टेम्पर नहीं किया जा सकता या किसी तरह से भी जो है उसमें से डॉक्यूमेंट्स जो है वो मिसप्लेस नहीं किए जा सकते या उसको किसी तरह से भी जो है वो छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। हमारे सिस्टम में फ्लॉज हैं, इसको डबल चेक किया जा सकता है। कंप्यूटराइज सिस्टम है, आप कंप्यूटराइज सिस्टम के तहत डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर सकते हैं। ठीक, आप स्कैन करके चीजों को कर लें ताकि उससे आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रिजर्व हो जाए, चीजें जो है वो ऑफिशियली वेबसाइट्स हों जिनके ऊपर चीजें अवेलेबल हों। ठीक है। इस तरह से एक बंदा जो है वो बेचारा उसको 40 साल लग जाते हैं वकालत करते करते, आखिर में पता चलता है उसकी तो वो रिकॉर्ड में से चीज जो है ना वो कोई गायब कर दी गई और उसकी डिग्री जाली करार देने के सारे जो है ना वो उसके शुरू हो गए। तो मेरा ख्याल है कि ये एज ए टूल इसको एक बड़ी गलत हरकत है, नहीं होना चाहिए। चीजों को जो है वो उसके मेरिट पे देखना चाहिए, मेरिट पे आना चाहिए। अली, मैं आपकी तरफ आऊंगा। बात ये कि आपके यहाँ पे ये बड़ी एक खल्लाशेरी है, मैं आपके खिलाफ 20 केस कर दूं, 50 कर दूं, अगर मैं झूठा हूं तो मुझे कोई सजा नहीं है। इधर जो एक फ्रिवलस लिटिगेशन है या फॉल्स एक्विजिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ज्यादा है। आप समझते हैं कि कंप्लेनेंट जो भी हो, अब सब जुडाइस है मामला, लेकिन एट द सेम टाइम इसके अंदर आप समझते हैं कि ना सिर्फ इंस्टीट्यूशनल डैमेज है, उन जज साहब की रेपुटेशन पर डैमेज है, पूरी फैमिली को डैमेज है। तो कंप्लेनेंट को आप समझते हैं अगर गलत हो तो उसके अंदर भी सजा जजा का तयन होना चाहिए। जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे आप नोट करेंगे कि वहाँ पे लिटिगेशन बहुत कम है। उसकी वजह क्या है? अगर आपने झूठा मुकदमा किसी के खिलाफ किया, आपको इतनी बड़ी पेनल्टीज वहाँ पे पड़ती हैं कि आपकी सारी जायदाद बिक जाती है, आपका सारा माल जब्त हो जाता है। हमारे मुल्क में ऐसा क्यों नहीं है? इसीलिए
इसीलिए हम देखते हैं कि माशरे में झूठे केसेस की तादाद बहुत ज्यादा है। इनको पता है हमें कुछ होना ही नहीं है, कल को क्या साबित होगा कि केस झूठा था, कोई पेनल्टी नहीं, कोई जुर्माना नहीं, कोई सजा नहीं। इसीलिए हमारे माशरे में झूठे केसेस की तादाद बहुत ज्यादा है। और बात रह गई इंस्टीट्यूट, वाकई यार अगर आप देखते हैं कि ये उनकी डिग्री बाद में निकलती है ठीक थी, तो एज ए इंस्टीट्यूट हमारी इदारा कहाँ खड़ा है? बदनामी पूरी दुनिया में हमारी हो चुकी है कि यार आपके जजेस ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि माजी में हमने देखा है कि जजेस के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं कि जी वो करप्शन किया करते थे और उन्होंने साइड पे किया अपने आप को और साबित किया कि जी मैं करप्ट नहीं था। लेकिन यहाँ पे तो मसला उनकी डिग्री का है, वो अपने आप को साइड पे कैसे कर लें? वो तो सबसे पहले साबित करेंगे कि मेरी डिग्री जाली नहीं है, इसलिए उन्होंने अपील में गए हैं और अपने आप को साबित कर रहे हैं। फैसल मुस्कुरा रहे हैं, फैसल से भी मुस्कुराहट का। तो मेरा कहने का मकसद ये है, देखिए ये बेसिक चीज है, इस पे तो वो सरेंडर नहीं कर सकते, वो क्या कोई भी नहीं कर सकते। पॉइंट आया फैसल आपका। मैं फाइनल फिर मैं दूसरे टॉपिक की तरफ जाता हूँ। देखिए सिचुएशन इतनी अजीब सी है, हम सारे इसका शिकार होने की पोजीशन में हैं। जी जी। मुझे 25 साल हो गए वकालत करते हुए, 99 में मैंने एडमिशन लिया। हम ट्रस्ट करते हैं अपने सिस्टम के ऊपर, ये करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है ये इस वाक़े के बाद तो हमें ये करना चाहिए कि अगर आप एक दफा किसी पोजीशन पे आ गए हैं तो बस ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो गई। जो आपने वेरिफिकेशन करनी थी हमें वकालत का लाइसेंस देते वक्त कर लेते। अब सही या गलत मिल गया है तो सिस्टम इतना स्ट्रांग करें कि गलत मिले ना, डिग्रियां वेरीफाई हों। जिस तरह इन्होंने बात की कि जी इलेक्ट्रॉनिक कर लें, देखिए प्रैक्टिकलिटी भी सामने रखनी है। इतना आसान नहीं है इतने पुराने रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करना और उनके अंदर जो लेकिन फैसल आगाज तो किया जा सकता है, दुनिया इस तरफ जा रही है, कब तक बच के रहेंगे? आगाज बिल्कुल करें, मगर होते होते कितना टाइम लगेगा? 10 साल जो लोग हैं वो कम से कम। अब जो नौजवान वकला को जो लाइसेंस दिए जा रहे हैं वो मैनुअल फाइल तो जमा होती है, वो अपलोड की जाती है कंप्यूटर के ऊपर। अब एक अरसे से फीसिस भी आपकी जो है, पहले जाली चालान आ जाते थे बैंक्स के, अब वो भी आपने अपलोड करने हैं। उधर से जो है वो आपका जनरेटेड होता है, कंप्यूटर जनरेटेड रसीदात है और आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, किसी ना किसी जगह से तो शुरू करना। गुजारिश ये है कि हमें बहसीयत कौम ठीक होना पड़ेगा, वरना अगर आप मेरे से पूछें, मैं इतनी सारी IT कंपनीज का भी लीगल एडवाइजर हूं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में छेड़छाड़ करनी शायद ज्यादा आसान हो गई। ओके ठीक है, उसको मनूवर करना ज्यादा आसान है, उसको बाईपास करना ज्यादा आसान है। सो मैनुअल रिकॉर्ड में तो फिर आपको ओवरराइटिंग नजर आ जाती है। सो यहां पर अगर आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर लगा के और बड़ी खूबसूरती से उसको कर जाते हैं, सो जब तक हम बहसीयत कौम ठीक नहीं होंगे ना, ये मसला हल नहीं ये मसला नहीं होगा। नाज़रीन, दूसरे मौजू की तरफ बढ़ूंगा। ईमान मिजारी ने एक एप्लीकेशन फाइल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिरासमेंट कमेटी के सामने, उसको बाद अज़ान जो है वो डिफंक्ट कर दिया गया। मामला इस तहज पर क्यों किया? क्या कोर्ट में काम करना भी जो है वो वर्क प्लेस में आता है? इसके अंदर भी दो आराय पाई जाती हैं। इस मौजू को भी ज़ेरे बहस लाते हैं। मैं मियां साहब आपकी तरफ आऊँगा। आपने ये खबर पढ़ी है कि इसके अंदर जो कमेटी फॉर्मुलेट हुई थी उसको उन्होंने डिफंक्ट कर दिया है। अब मामला शायद दूसरी तरफ है। कोर्ट के अंदर जो है वो एक जो है वो आर्गुमेंट ये भी था कि कोर्ट के अंदर जो है उसको आप वर्क प्लेस नहीं कहते। तो क्या आप इससे एग्री करते हैं? मेरा ख्याल है कि ये जो डेफिनेशन है वर्क प्लेस की, ये डेफिनेशन ठीक है जो कोर्ट का, क्योंकि उधर हम जब उस एक्ट को पढ़ें जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एक्ट 2010 का था, बाद में उसमें अमेंडमेंट्स भी हुई। वुमेन की डेफिनेशन उन्होंने खत्म करके या ऐड करके पर्सन लिख दिया। उसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की जो है वो सेंस निकलती है। अब हमारी कोर्ट्स में जो जज हैं और जो वकला है वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय नहीं है। ठीक है, हम एक दूसरे को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो डेफिनेशन, हाँ उसमें लिखा हुआ है, डेफिनेशन में वर्कमैन की लिखा हुआ है कि कोर्ट का लफ्ज है, लेकिन वो कोर्ट कौन सा? वो जो कोर्ट का अमला है, जो कोर्ट के सबॉर्डिनेट्स हैं, जैसे हमारे एलमद हो गए, हमारे रीडर्स हो गए, या हमारे दूसरा जो स्टाफ है वो लोग हो गए, ये उनसे मुतल्लिका बात की कि अगर उनको कोई मसला होगा वर्क प्लेस के ऊपर तो फिर एक कमेटी जो है फॉर्मुलेट होगी या ओम्बड्समैन जो है वो इस केस को सुनेगा। तो इधर जो है ये मेरा ख्याल है कि ये प्रॉपर फोरम नहीं था। अगर जज साहब ने, रोज हम देखते हैं अदालतों में कोई ना कोई वर्ड्स जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं, तो जब वो ऐसी चीज हो जाती है तो वो हम ये नहीं कह सकते कि उसको हरासा किया गया है। ठीक, वो डेफिनेशन जिस वुमेन हरासमेंट एक्ट के तहत जो है वो आप ये उस डेफिनेशन में इसको नहीं लेके आ सकते। आप ये कह सकते हैं कि
कोर्ट का जो रवैया ठीक नहीं था, या कोर्ट ने जो है वो हार्श वर्ड यूज किए, आप वो तो गिला कर सकते हैं जी। फिर उसके लिए आपका जो फोरम है वो फिर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है। ओके, फिर आपका फोरम ये नहीं है कि क्योंकि वो जो वर्कमैन और वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की डेफिनेशन में ये फॉल नहीं करते बुकला और जज साहबान, इस वजह से ये फोरम जो है वो डेफिनेशन जो है वो ठीक है, ये फोरम नहीं था। बिल्कुल ठीक है अली, मैं आपकी तरफ आऊंगा। पॉइंट अब ये है कि अब जो ऑनरेबल कोर्ट हैं वो भी अपनी जगह पे, कोई ऐसा वकील आपने देखा है चाहे वो किसी भी मनसब पर हो कि उसकी सर्जरिश ना हुई हो? हमारी रोज होती है, मेरी तो आज ही हुई है। तो ये तो हमारा मामला चलता रहता है। इसकी बुनियाद के ऊपर क्या हम ऑनरेबल जजेस को जो है वो इस जिम्मे में ले आए? वहां पर भी एक तनकीद की जाती है कि आप औरत कार्ड प्ले करना शुरू कर दे, या आप समझते हैं कि इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए? देखिए मेरी बात सुनिए, अदालत में बिल्कुल आपने बजा फरमाया, जज साहबान अक्सर हमें इन वर्ड की झिड़की डाल देते हैं, मिल जाता है। हाँ जी, तो ये जाहिर है वो एक मनसब पे बैठे हैं, उन्होंने बात सुननी है, उन्हें कोर्ट के डेकोरम को भी देखना है, सारा कुछ उन्होंने करना होता है। इसका मकसद तो ये नहीं है कि एज ए लॉयर मैं कहूँ जी उन्होंने मेरी जो बेइज्जती कर दी है, जो हरासा कर दिया है, ये इस चीज मुनासिब नहीं है। कोर्ट में पहली दफा तो नहीं वो पेश हुए होंगे, उन्हें देखा होगा कि यार मामला क्या है। ये कभी ये भी होता है कि आपने अपने हक को बढ़ा चढ़ा के बताना होता है ताकि मीडिया में बात आए और आप किसी जज को जो है हरासा कर सके। स्टंट भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैं फैसल आपसे आपकी तरफ आना चाहूंगा। ये जो एक क्वेश्चन है या ये जो भी मामला सामने आया, इसको आप किस तरह से देखते हैं? एक तो ये बात है कि ऑनरेबल जजेस जो है उन्होंने कोर्ट को ना सिर्फ जो है इंसाफ देना है बल्कि उनको कंडक्ट भी करवाना है। ये भी एक चीज आपके सामने आई है कि मुझे लॉयर दोस्त मुझसे डिसएग्री करेंगे, शायद तनकीद भी करें, लेकिन हम भी तो अपने आर्गुमेंट जो है उसको इतनी तवालत और इसके अंदर करते हैं। कोर्ट में चीज़ों को डिसिप्लिन भी करना होता है। मैंने कई दफ़ा ऑनरेबल शाहिद करीम साहब कल परसों उन्होंने हमारे कोलीग को कहा कि भाई आप अपने जो है वो सिनॉप्सिस बना के आया करें, आप चीज़ें देख रहे हैं, पीछे पूरी कोर्ट बैठी हुई है, तो टाइम जो है वो उसको मैंने मैक्सिमम इस्तेमाल करना है। तो इस तरह के तो कमेंट्स आते रहते हैं, इस पर क्या बुराई है? देखें, जहां तक तो इस हद तक कमेंट आना या ये कहना कि आप टाइम फॉर एग्जांपल जाया कर रहे हैं या अनप्रिपेयर्ड हैं, तो ये तो हमारी भी प्रोफेशनलिज्म के खिलाफ है। ठीक, बीइंग अ लॉयर वी शुड गो देयर प्रिपेयर्ड और बिल्कुल हमारी चीजें सामने होनी चाहिए। मगर मैंने चूंकि पूरे पाकिस्तान में वकालत की है, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद, कराची एंड पेशावर, सिर्फ ये लाहौर हाई कोर्ट में ज्यादा मसला है कि जजेस जो है ना वो उस तहम्मुल से सुनते नहीं है। कॉन्ट्री टू दैट, पेशावर में, कराची में वो आपको बहुत ज्यादा टाइम देते हैं, दे गिव यू ऑल द टाइम। यहाँ पे एक ज़िम्नी सवाल है, देखिए आप उनकी 6 लिस्टें हैं, अर्जेंट है, फिर आपने रेड पकड़ा दी, येलो है, 4-5 कलर तो मैंने आज सुबह देखे, तो बेचारे उन्होंने डिस्पोज ऑफ भी करना है, तो उन्होंने कंडक्ट करना है कोर्ट। देखिए, मगर ये कहीं पे जजेस को इस चीज की इजाजत नहीं मिल जाती कि वो डांट डपट करें वकीलों की। वो हमारे तरफ से ही होते हुए दूसरी तरफ जाते हैं। दे आर दी चेयर और द जज ऑफ द कोर्ट, वी आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। सो ये जो कुछ सालों के बाद कुछ जजेस को, मैं सबका नहीं ऑब्वियसली कहता, ये लगता है कि हमारी डांट डपट करनी जरूरी है, हमारे से हार्श तरीके से बात करनी जरूरी हो गई है, या अपना एक रोब दिखाना जरूरी हो गया। सो दिस इज अनकॉल्ड फॉर। जिस वक्त हमने 2001 में वकालत शुरू की थी, उस वक्त इस हाईकोर्ट का टेम्पो डिफरेंट था। मेरे चूंकि ज्यादा था नहीं, मेरे उस वक्त थोड़ी गर्म हाईकोर्ट थी। मेरे चूंकि नाना भी लॉयर हैं और मैं उनके साथ 8वीं-9वीं क्लास से आ रहा हूं, तो हमने वो जजेस साहिबान देखे हैं जो बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते थे। और उसके बाद जब हमने वकालत शुरू की तो वो अभी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। और जब ऑनरेबल जस्टिस उमर अताब बंदयाल एलिवेट हुए, तो हम उस वक्त पहला साल था हाई कोर्ट की वकालत का, तो हम इन्हें कहते थे ही इज अ ब्रीज ऑफ फ्रेश एयर, ताजा हवा का झोंका है। ही यूज्ड टू बी सो प्लेजेंट, सो पोलाइट टू द जजेस, टू द लॉयर्स। सो उसके बाद फिर एक जिसे कहते हैं हमने शिफ्ट देखा हाईकोर्ट के अंदर कि जजेस बड़ी पोलाइटली बात करते हैं, आपको तहम्मुल से सुनते हैं और तहम्मुल से समझाते हैं। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और बाकी सारे जजेस। सो आई बिलीव कि ये बात तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए, या उनको जजेस को राइट दे दिया जाए कि बाय वर्च्यू ऑफ जस्ट बीइंग द जज दे हैव द राइट टू मिसबिहेव और टू बी हार्श टू द लॉयर्स। यस, हार्श टू द, बट यस, बड़ी सारी बातें हो जाती हैं। आर्ग्यूमेंट्स के दौरान आपने खुल के बात करनी होती है।
वी अप्रिशिएट दोज काइंड ऑफ जजेस जो अपना सवाल हमारे से करें ताकि हम उसका जवाब दे सकें। जी, ठीक है। तो ये सारा एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। हम सारे यहाँ पे प्रोफेशनल हैं, सो हमें अपने अपने दायरा कार में रहते हुए बिहेव करना चाहिए। यहाँ पे ना कोई मर्द है ना कोई औरत है। एक तरफ आप कहते हैं जी हमें इक्वल राइट्स चाहिए, सारा कुछ चाहिए। वंस यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर अ लॉयर, यू आर अ लॉयर, यू आर अ जज, यू आर अ जज, यू आर नॉट अ मैन और अ वुमन। बिल्कुल ठीक सो है। आई बिलीव कि हमें एक तो इस चीज से बाहर आना चाहिए। दूसरा, जहां तक आए आप वर्क प्लेस हैरेसमेंट लॉ के ऊपर, तो नहीं, मैं बिल्कुल ठीक बात की है। आपने उस लॉ को जिसको अप्लाई करना है उसकी डेफिनेशन देखनी है कि वर्क प्लेस की क्या है। ठीक। कोर्ट उसकी डेफिनेशन में नहीं आ रही। ठीक। रिलेशनशिप ऑफ जज एंड लॉयर, एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आ रहा। ठीक। सो ये एक अलहदा इशू है जो देखा जाएगा। ठीक। अब आखिरी बात जो देखनी है वो एक कल्चरल डिफरेंस भी है। देखिए, हम पंजाब का ब्रॉटअप है, मैं जाट हूं, आप भट्ट हैं, ऑनरेबल जज बाय कास्ट डोगर हैं। सो हम लोग, हमारा एक ब्रॉटअप है, कुछ शायद अल्फाज हमारे लिए रोजमर्रा हैं ठीक। और हम उन्हें अपने कल्चर के मुताबिक बिल्कुल गलत नहीं समझते। हम कोई स्मिथ और विलियम नहीं है, हम कोई चार्ल्स नहीं है, कोई इंग्लैंड का मुआशरा नहीं है। ठीक। सो आपने अपने जिसे कहते हैं रस्म और रवाज को भी सामने रखना है। रस्म और रिवाज को भी सामने रखना उसके वहां पर वो लफ्ज एक्सेप्टेबल है नहीं है, किस हद ये तक चीज है। देखनी। और एक और आखिरी बात, देखिए अक्सर हमने देखा है कि कोर्ट रूम के अंदर जो होता है और जो फिर उसके बाद मीडिया पे पोर्ट्रे या एक्सप्लेन किया जाता है, उसमें कई दफा बहुत तजाद होता है। ठीक। हम पनामा की प्रोसीडिंग्स का हिस्सा थे, हम और बहुत हाई एंड केसेस का हिस्सा रहे हैं। कोर्ट रूम में बात किसी और लहजे में होती है, बाहर इंटरप्रेट किसी और लहजे में होती है। सो इस सारी चीज को जज करने के लिए हम किसी पोजीशन में नहीं है। वी रियली डोंट नो कि बिटवीन द जज एंड द लॉयर क्या हुआ था। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आ गया। मैं मियां साहब आपकी तरफ आऊंगा। मेरा वोट, क्योंकि मैं कोर्ट के अंदर, मैं दूसरी साइड पे हूं फैसल के आर्गुमेंट से, मेरा ज़ाती ख्याल है कि हमें एज ए लॉयर कम्युनिटी भी अपनी चीज़ों की इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो सिस्टम है उसके ऊपर बर्डन ज़्यादा जो है वो ऑनरेबल जज पे है। उन्होंने डिस्पोजल भी देना है, उन्होंने सारी चीज़ों को, फिर हम देखिए लेफ्ट ओवर पे भी हमारी बड़ी ऑब्जेक्शन आती है कि जनाब सारा दिन बैठे रहे, नहीं हो गया। तो ये तो आप चीज़ें समझते हैं कि इस टेम्परामेंट के साथ फिर किसी ऑनरेबल जज ने अगर कोई बात कह दी है तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो एज ए लॉयर कम्युनिटी होनी चाहिए। नहीं, मैं थोड़ा सा इस हवाले से गुजारिश करूंगा कि जज को जो है वो बड़ा हम्बल पेशेंस हेयरिंग जो है वो वकला को देनी है। ये बुनियादी असूल है इंसाफ का कि आपने पेशेंस हेयरिंग देनी है। उसकी मैं एक वजह बताऊंगा। फर्ज करें मेरी वकालत 21 साल है, अब मेरे सामने एक प्रोपोजिशन आती है, मेरे सामने वो फर्स्ट टाइम प्रोपोजिशन आ रही है, लेकिन वो जज साहब आज से 30 साल पहले उस प्रोपोजिशन के ऊपर काम कर चुके हैं। अब वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये वकील साहब को, मियां साहब को तो सारी चीजें पता होनी चाहिए। ऐसी नहीं होती। वकील, जज ने वकील को साथ लेकर चलना है, वकील ने जज से सीखना है, जज ने वकील से सीखना है। हम एक ही गाड़ी के दो पहिए। हाँ, ब्रीफ की जहां तक बात है, वेल प्रिपेयर्ड होना जरूरी है, लेकिन जहां पे कोई ये समझना, मुझे एक इतराज इस बात पे रहता है हमेशा कि अगर कोई जज ये समझे, इंसल्टिंग एटीट्यूड जो है वो बड़ा पिंच करता है। इंसल्टिंग एटीट्यूड सिखाना, डांट में अगर कोई चीज सिखाने वाली है ठीक, तो फिर तो वो बड़ी पॉजिटिव है, उसमें बंदा सीखता भी है, उसमें कोई शर्मिंदगी भी नहीं होती, बंदा कोई इंसल्ट भी फील नहीं करता, एम्बैरेसमेंट भी फील नहीं करता। लेकिन अगर उसमें आपका इंसल्टिंग एटीट्यूड, आपके बारे में कोई बात कर दी गई है, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपने, कोर्ट ने भी जो है वो एक लाइन क्रॉस कर दी और वो नहीं होनी चाहिए। ये बड़ी जाहिर बात है, जजेस के ऊपर भी जो है वो प्रेशर होता है वर्क का, लेकिन उसी तरह से ये भी एडमिनिस्ट्रेशन में आता है कि जज ने कोर्ट कंडक्ट कैसे करनी है, कोर्ट कंडक्ट कैसे करनी। पॉइंट आ गया। मैं आपकी तरफ आऊंगा। अर्जेंसी तो जाहिर है एक ऑनरेबल जज को होती है, उन्होंने बेल भी, रिट पिटिशंस भी, तरह तरह की चीजें हैं, उन्होंने सारी चीजें हैं। मियां साहब का पॉइंट, फैसल का पॉइंट बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन क्या हमें इस चीज को एक कानूनी ज़ाब्ते में नहीं लाना पड़ेगा कि कहां पर, जब ऑनरेबल जज ने कह दिया जी आपकी बात मैंने सुन ली है, आपका पॉइंट आ गया है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम भी बेशुमार दफा चीजों को रिपीट किए जा रहे होते हैं। मैं सॉरी टू से, हम फीस भी जस्टिफाई कर रहे होते हैं, हम अपना दिखा रहे होते हैं बड़ी कोशिश की, तो उस जगह तो फिर ऑनरेबल जज को ही इख्तियार देना चाहिए। जब वो आपको कहे जी प्लीज स्टॉप, आपका हो गया, तो फिर हम स्टॉप हो जाए। जी, मैंने ये नोट किया है हमेशा ऑनरेबल जज जो है हमेशा ये बात करते हैं कि आप लो पॉइंट देखें
उसके ऊपर बात करें। अब इधर उधर की बातें करके अगर कोर्ट का वक्त बर्बाद करेंगे तो डांट डपट तो करेंगे। हम वकीलों को भी चाहिए कि टू द पॉइंट बात करें, जो चीज हम कोर्ट को बताना चाहते हैं उसकी तरफ निशानदेही करें, ना कि हम इधर उधर की वाकयात को बीच में घसीट के तो ऑनरेबल कोर्ट का जो है वक्त बर्बाद करें। तो चाहिए हमें ये कि टू द पॉइंट बात करें, अपना जो साहिल है उसको भी प्रोटेक्ट करें और साथ साथ केस को भी आगे लेके चलें। कोर्ट ने जाहिर है अपना काम करना है, वक्त पर उसने काम खत्म भी करना है ताकि जितने केस लगे हैं वो खत्म हो सके, और साथ साथ उसने इंसाफ भी फराहम करनी है। इंसाफ भी फराहम करना है। फैसल थोड़ा सा टाइम रह गया है, फाइनल आपके पॉइंट, इसी पॉइंट के ऊपर उन्होंने टाइम भी अपना मुकम्मल करना है और इंसाफ भी फराहम करना है। देखिए, मेरा ख्याल है कि हमने बड़ी सारी एग्जांपल्स देखी, मैं बाय नेम भी बता सकता हूं। मिस्टर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने बहुत काम किया, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी कर रहे हैं, हमेशा बड़े प्लेजेंट मूड में किया, तो बात समझाने वाली समझाई भी। जस्टिस इजाजुल एहसन साहब हमेशा बड़े धीमे तरीके से कंडक्ट करते रहे। सो आई बिलीव के ये जो थे वो आइकॉनिक जजेस हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए। जस्टिस कयूम साहब, मैं तो चूंकि वकालत से पहले भी बताया मेरे नाना लॉयर हैं तो मैं आता रहा हूं, मैंने उनकी कोर्ट में भी देखा कि वो इंतहाई तहम्मुल से बहुत पेशेंट हियरिंग देते थे। सो आई बिलीव के हमारे नबी की सुन्नत भी यही है कि अगर कोई बात समझानी है तो शफकत से समझाई, शफकत से समझाइए। बिल्कुल। तो ये मेरा ख्याल है कि शफकत वाला पहलू जो है वो बिल्कुल ओवरवेलमिंगली नंबर 1 पे रहेगा। और बिल्कुल ये बात अपनी जगह ठीक है कि वकला को चाहिए वो प्रॉपर प्रिपेयर्ड आए और वो बिल्कुल टाइम कोर्ट का जाया ना करें। हम इससे बिल्कुल उस तरह के वकला का साथ नहीं दे रहे कि वो अनप्रिपेयर्ड आए और पेपर्स को खोल के बैठ जाए और उन्हें पता ना हो। सो प्रोफेशनलिज्म डिमांड्स फ्रॉम बोथ साइड्स दैट यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड एंड वेल बिहेव्ड। टाइम नासिर यहाँ पे खत्म हो गया। गुफ्तगू इस तरह की होती है कि जहाँ पे आप बात कर चले जाएं। दोनों जो हैं वकला और हमारे जो ऑनरेबल जजेस हैं, एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों के अंदर बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि मामला जो है वो खुशफहमी के साथ, खुशदिली के साथ आगे बढ़ सके। और जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस टू द ऑर्डिनरी पीपल, उसको हम हासिल कर सकें। इसी पॉजिटिव नोट के साथ प्रोग्राम को ख़त्म करता हूँ। अगले एपिसोड में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।